हेलो गुड मॉर्निंग। बच्चे तो आए नहीं अभी तक एक भी। अभी आएंगे अपने कनेक्ट किया ना अपने साथ कनेक्ट हो। गुड मॉर्निंग भाई। स्ट्रक्चर्स एक बार चेक कर लो, ड्रॉ करने का देख लो कैसे ड्रॉ करते हैं इनको। ये आ गया तुम्हारे पास। तनिष बेटा ब्लर नहीं हो रहा है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं खुली है। आंखें अच्छे से मसलो, देखो सब सही चल रहा है। ठीक है, नींद खोलो उसको अच्छे से। या आप थोड़ा कॉपी में एक एक दो लाइन छोड़ते रहना, इनको ड्रॉ करते रहना। मैं एक दो बातें होंगी जो सब में लिखवा दूंगी। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात में देखो कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस
क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं बेटा? सेम। देखो जरा ध्यान से, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, एकदम कॉपी डिक्टो। देखो जरा ध्यान से, तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम। ब्लर क्यों दिख रहा है भाई? क्लियर हुआ क्या अभी? थोड़ा सा और 2-5 मिनट वेट करते हैं, अगर फिर हो रहा हो तो देखते हैं क्या करते हैं, है ना? थोड़ा सा मे बी इस पे धूल लग गई हो, और एक बार चेक करो कोई दिक्कत हो तो, है ना? देखो ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दीस आर इट इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम बन रहे हैं, तो ये हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा? हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले मुझे पार्श्व को एक दो बातें समझाने। देखो सबसे पहले वाला देखो, सबसे पहले वाला तो ठीक है, नॉर्मल रेजोनेंस है, लोन पेयर के कारण हो रहा है। दूसरे वाले में भी देखो, अब जैसे कभी कभी पूछ लेते यार, पहला अभी तक हमने ना मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा इसकी कोई बात ही नहीं करी थी। अभी थोड़ा सा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में समझने में लगे हुए थे, पर अब मेरे ख्याल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिक ड्रॉ करना हमको आ गया है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ देगा। ये हमको बेसिक बात समझ में आ गई, ठीक है? वाली बात इधर देखो। तो अब अगर मुझसे कोई ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लोन पेयर ने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर नेगेटिव चार्ज। अब मुझसे कोई पूछ ले यार इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है नॉन पोलर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी मैं तुम्हें ऑर्डर भी लिखवाने वाली हूँ थोड़े टाइम बाद कि हाउ टू डिसाइड क्या ऑर्डर होता है, क्या प्रेफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी वो अलग अलग चीजों की बेसिस पर बोल देते हैं कि ये वाला मोर स्टेबल है, ठीक है? तो अभी ऑर्डर लिखेंगे आगे जाके, पर फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में देखो मोर स्टेबल कौन सा वाला होगा? पहला वाला। क्यों पहला वाला मोर स्टेबल होगा इन दोनों में? क्योंकि ये कैसा है बेटा? नॉन पोलर है, और ये कैसा है बेटा? पोलर है। समझ रहे हैं? यहाँ पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, पार्शियल फॉरवर्ड चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें क्या है? ऑक्टेट सबका क्या है? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण पहला वाला क्या है बेटा? मोर स्टेबल। ये जरा देखो ध्यान से। अगेन दूसरे वाले में तो ऑक्टेट तो भले सबका ही कंप्लीट है, पर दोनों पोलर है। अब दोनों पोलर है तो पहला भी पोलर है, दूसरा भी पोलर है। अब दो पोलर में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? दो पोलर में ज्यादा स्टेबल वो होता है बेटा जिस पर लगने वाला चार्ज मोस्ट स्टेबल होता है। अब कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर बेटा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पर नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिंस ऑक्सीजन पे नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ये वाली बात। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, ये फिनॉल जैसा ही हो गया थोड़ा सा। ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो बेंजीन में, इसमें तो 3 रिंग बेंजीन बनी हुई है, इसमें भी बेंजीन बनी हुई है, लेकिन बीच के तीनों में बेंजीन बनी हुई नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, अलग अलग दिखने में स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है? उसके बाद अभी हम अगर इसको देखें तो ये तो तीनों ही एक जैसे स्ट्रक्चर हो गए,
तीनों ही एक जैसे, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को, जो CO3 डाई नेगेटिव है, इस दो नेगेटिव चार्ज को तीन लोगों ने मिलकर बराबर से शेयर किया, और अगर ये तीनों ही स्टेबल स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस का वन एक और एग्जांपल है तुम्हारे सामने, इट इज द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। और ये देखो, ये तो अपना वही बेंजाइल कार्बन आयन है, अगेन इसमें कोई इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। इनमें से किसी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो देखो। दिया जी, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, बस मैं समझ गया आपकी बात, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपका डाउट सॉल्व करती हूँ, ठीक है। एक बार इनमें से किसी में डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे का सॉल्व कर रही हूँ। दो स्ट्रक्चर दिए थे ना, उन दोनों, या एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही सकते हैं, वो भी ड्रॉ कर देती हूँ। यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर, फोर्थ वाला इज बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तनिषा जी, फोर्थ वाला इज व्हाट बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि इसमें तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहे बेटा? फोर्थ वाले में सेम टू सेम। देखो जरा ध्यान से, तो फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। अब आप सोचोगे हम स्ट्रक्चर कहाँ ड्रॉ करना बंद कर देते, हम आगे की तरफ गए, हम वापस पीछे की तरफ आना क्यों नहीं शुरू हुए? हम इसके आगे वापस पीछे की तरफ आना शुरू इसलिए नहीं होंगे बेटा, क्योंकि सिमिलर रेजोनेंस के ड्रॉ कर दिए, उसके बाद जब रेजोनेंस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हम ड्रॉ करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ओके, प्लस माइनस ना बना देती हूँ बेटा मैं, अब इसमें तो जो हो गया सो हो गया, अगली बार से मैं थोड़ा बड़ा बना दूंगी, ठीक है ना। इस कोने में पार्शियल नेगेटिव, इस कोने में पार्शियल नेगेटिव, फिर अगला पार्शियल नेगेटिव किधर आएगा? नीचे इधर आएगा, और अगला पार्शियल नेगेटिव किधर आएगा? मैं अगले वाले में थोड़ा बड़ा बना दूंगी, ठीक है ना। ये पूरा अपने पास क्या होगा? अलग अलग, ये सारे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो गया। बेसिकली बस हमने इतना समझने की कोशिश करी है कि इसमें नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की, मतलब सॉरी, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, हमने ये देखने की कोशिश करी है। एक बार और आप चेक कर लो सारे स्ट्रक्चर्स में। मैम सेकंड वाले में सी से डायरेक्ट CH3 जा, नहीं CH3 रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है बेटा, यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ भी नहीं किया बेटा, ये कैसे जाएगा? ये रेजोनेंस में है ही नहीं, मतलब इसमें कुछ तो हो, पाई बॉन्ड चाहिए ना मुझे रेजोनेंस कराने के लिए, तो इसमें जाएगा ही नहीं बेटा कभी भी CH3 में। हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रेजोनेंस में, वही एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, कौन से एटम्स बेटा? जो पाई बॉन्ड जिसमें हो, और पाई बॉन्ड भी किसमें हो बेटा? कॉन्जुगेशन में। ध्यान से देखो, ये वाला रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ध्यान से देख लो एक बार। हम थर्ड वाले में मिडिल वन में डाइपोल क्रिएट हुआ है, फिर भी वो, हाँ बेटा थर्ड वाले में मिडिल वन में डाइपोल क्रिएट हुआ, फिर भी मैंने कब कहा थर्ड वाले में मिडिल वन वाले मोर स्टेबल है? हमेशा नॉन पोलर वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, मैंने नहीं कहा थर्ड वाले में मिडिल वाले, मैंने तो ये बताया था कि थर्ड वाला इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेटा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के लिए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसा दिखना चाहिए? सेम टू सेम। इनमें सब में एनर्जी का डिफरेंस है, और इसमें एनर्जी के डिफरेंस के हिसाब से कौन मोर स्टेबल कौन लेस स्टेबल, इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी हम अगली हेडिंग जब करेंगे तब यही होगी वो। मोर स्टेबल, ओके, मोर स्टेबल इसमें लिखा है बेटा, ये इसका है,
ये वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि मुझे ये बताना था ना कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है इज मोर स्टेबल देन कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल बेटा इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। चेक कर लो आप एक बार और। लास्ट वाले के डॉटेड लाइंस कहां पर है? ओहो, ये देखो, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये पूरा डॉटेड, जहां जहां ओ ओ ओ ओ, ओ ये यहाँ नहीं है, समझ गई मैं तुम, ये यहाँ पे जहां जहां रेजोनेंस जा रहा है डॉटेड वहीं वहीं डॉट ड्रॉप है। ये रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस, इधर तो रेजोनेंस जा ही नहीं रहा है, इस कार्बन से कभी भी डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज पास हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो रेजोनेंस में नहीं आएगा। एक बार चेक कर लो। फोर्थ के लास्ट में देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई ना, तो वो तो होता रहता है, हाँ नेगेटिव चार्ज है वो, तो नेगेटिव चार्ज किसका है थोड़ी होता है, सबका ही होता है वो, तो कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज है वो, ठीक है ये वाली बात। पार्शियल पॉजिटिव में आएगा ही बेटा, 1 2 3 4, फोर्थ में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आएगा? फोर्थ के तो पूरे स्ट्रक्चर में देखो जरा ध्यान से, नेगेटिव चार्ज की शेयरिंग हुई है, गिवन कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज था, इस वाले कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसलिए ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड था जिससे शुरू किया, और अगर नॉन पोलर कंपाउंड था तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चार्ज आना नहीं चाहिए, और अगर आ रहा है तो दोनों चार्ज आना चाहिए, इसलिए हमको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ड्रॉ करना पड़ा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये तो उसमें तो पूरे पूरे नेगेटिव चार्ज बने हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज की क्या होगी बेटा? शेयरिंग होगी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको नेगेटिव चार्ज शो करना पड़ेगा। फोर्थ के फाइनल में पार्शियल पॉजिटिव कहीं पर नहीं आएगा, 1 2 3 4 कहाँ आएगा भाई मेरे? पूरा नेगेटिव चार्ज की शेयरिंग हुई है, पार्शियल पॉजिटिव क्यों आएगा बेटा? किसी भी कार्बन पे नहीं, कार्बन पे चार्ज आ ही नहीं रहा है, चार्ज ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये उधर जा रहा है, कार्बन पे बेटा चार्ज ही नहीं आ रहा है तो क्यों आएगा? कार्बन पे एक बार का चार्ज रुका ही नहीं। हाँ मैंने सही, डबल बॉन्ड से दूर नहीं भागता है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, मतलब नहीं समझ रहे आप मेरी बात, डबल बॉन्ड से दूर भागता है मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो क्या? कुछ अलग बात बोलना चाह रहे हो? अरे नहीं नहीं भाइयों और बहनों, यहाँ तो डबल बॉन्ड, ओहो ये फॉर्मल चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज थोड़ी है बाबू, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले चार्ज को आप फॉर्मल चार्ज को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले चार्ज को मिक्स अप कर रहे हो। फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मेलिटी पे लगा हुआ चार्ज है बेटा, ये डबल बॉन्ड पे जो चार्ज आ रहा है ना पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्मेलिटी के लिए लगा हुआ चार्ज है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज। पॉजिटिव पर कौन सा चार्ज नहीं आता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज नहीं आता, डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज नहीं होता, ये तो फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज कौन सा होता है? जब एटम अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बना ले। अन्वेष राय, तुम ऐसे डाउट पूछोगे मुझे उम्मीद नहीं थी। ये और गिवन स्ट्रक्चर बेटा सेम है, आप देखो जरा, आपने गिवन स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। अपूर्वा बंसल देखो जरा, गिवन स्ट्रक्चर और आपने मुझे स्ट्रक्चर दिया वो सेम है। हाँ नेगेटिव चार्ज उसी पे जा रहा है बेटा, प्रतीक्षा प्रसाद नेगेटिव चार्ज उसी पे जा रहा है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, वेट तो नहीं करूँ, अब रब कर दूं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे वेट आ गया, चलो कोई बात नहीं, जितना रब कर दिया उतना रब कर दिया। वेट 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 वेट, ओके फाइन फाइन फाइन, हो गई, वेट हो गई, रॉड लिखो।
ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज इनिशिएट करता है, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाँ बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है निशी मच गया, ये जो स्ट्रक्चर आपने मुझे शो किया है बेटा, वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम। कौन सा वाला, पहला वाला स्ट्रक्चर, ठीक है वाली बात। वो स्ट्रक्चर और पहला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सेम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अब रब कर रही हूं मैं आगे के स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस हाइब्रिड चेक कर लो एक बार। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 7। ठीक है, सिक्स्थ एंड सेकंड वन आर डिफरेंट। क्यों आप कहोगे तो सिक्स्थ और सेकंड डिफरेंट क्यों हो गए? सिक्स्थ और सेकंड बेटा इसलिए डिफरेंट हो गए क्योंकि अंदर की बेंजीन रिंग का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। देखो जरा ध्यान से, सिक्स्थ और सेकंड वन क्या है बेटा, डिफरेंट। देखने में तो आपको दिख रहा है बस यही तो सेम टू सेम स्टोरी है, डिफरेंट क्यों है? अगर आप एरो एरो हटा दो तो दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है। ध्यान से देखो, दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। यहाँ पर बेंजीन रिंग का अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग का अरेंजमेंट देखो, दे बोथ आर व्हाट, डिफरेंट। एक बार आप चेक कर लो। चेक कर लो एक बार बेटा। लोन पेयर ही रेजोनेंस शुरू करेगी ना, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस शुरू करता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस की शुरुआत कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज।
और नेगेटिव चार्ज लोन पर एक जैसा काम करता है, इसके अलावा रेजोनेंस शुरू करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए शुरू करेगा। ठीक है आश्रय, उसको लोन पे देने की इसलिए जल्दी है बेटा। और भाई देखो ये तो परमानेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपाउंड में, उसके पास लोन पेयर है, ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको लगता है कि मैं शेयर कर दूंगा, मेरी कंपाउंड की दिक्कत है, मैं शेयर करूंगा, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लोग थोड़े नॉर्मल हो गए, इस चक्कर में अपनी लोन पर शेयर कर देता है। उसको पता है उसको थोड़ी तकलीफ होगी, उस पर फॉर्मल चार्ज आएगा, पर उसकी तकलीफ कम है और बाकी लोगों की तकलीफ क्या है, ज्यादा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, इससे चार्ज शेयर करना ही ज्यादा बेहतर है उसके लिए। Oh, I'm very sorry. You made a mistake here. Thanks for correcting me. चलो फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, नोट कर लो फटाफट। आज कुछ भी करके टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन खत्म करना है। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में पहला टाइप हमने देखा था जब मल्टीपल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन था, दूसरा टाइप तब हमने देखा था पॉजिटिव और डबल बॉन्ड के बीच का कॉन्जुगेशन था, तीसरा टाइप जब हमने देखा है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। चाहे रेजोनेंस में शो कर देना, अल्टरनेट पोजीशन देखना कि अल्टरनेट पोजीशन पर पाई ऑर्बिटल्स होने चाहिए, अगर पाई ऑर्बिटल्स अल्टरनेट पोजीशन पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन। हाँ तन्मय पोरवाल, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो भाई, आई एम वेटिंग। NH2 पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, हाँ बेटा लगा दिया मैंने, गलती से मैं भूल गई थी, सॉरी। पांच क्लास ही रहेगी भाई आज से तुम्हारी, सर से मैंने पूछा था, सर का कह रहा है थोड़े दिन की बात है, थोड़ा कोऑपरेट कर लो, क्योंकि वैसे भी घर पे टाइम ही वेस्ट कर रहोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं इतना। तो अभी तो नेक्स्ट क्लास रहेगी आज के दिन में। कुछ लोगों ने कहा था मोबाइल पे देखेंगे तो आंखें दुखती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन में भी सर ने कहा कि कुछ नहीं, आंखें तो कुछ नहीं दुखती है, पर क्या है कि फिर वो बाद में जो इनको टाइम मिलता है उसमें वो टीवी भी नहीं देख पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। तो या लैपटॉप या तुम्हारा कुछ बिजी हो जाएगा, तो तुम कैसे अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे लगता नहीं कि अभी तो क्लासेस को कम होना है, इस वीक तो शेड्यूल नहीं रहना। ठीक है वाली बात। कभी एक ही कंपाउंड में लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो रेजोनेंस किधर से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने कहा था ना कि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक जैसा काम करते हैं, पर अगेन नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, डेफिनेटली कौन डोमिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो शुरुआत कौन करेगा रेजोनेंस की, नेगेटिव चार्ज। और होता है तो कॉमन है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, और सॉरी कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होती है, फिर भी कौन शुरू करता है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही हमेशा लोन पेयर, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा बोलते ना भाई, किसको जल्दी है देने की, ये देखो ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा जल्दी होगी, लोन पेयर तो किसी भी कंपाउंड की या खुद की पर्सनल चीजें रखी हुई है एक्स्ट्रा, उसको जल्दी नहीं है देने की। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसी पर थोपा गया जबरदस्ती का, 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूट के उसको को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे के रख दो, अब जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ऑब्वियसली बात है वो कोशिश करेगा किसी और को देने की, तो ज्यादा जल्दी उसको होगी ना। इसलिए नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में से अगर दोनों प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तो रेजोनेंस की शुरुआत कौन करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब मैं रब कर रही हूँ बेटा, मैं रब कर रही हूँ, आई एम रबिंग इट, आई एम रबिंग इट, मैंने रब कर दिया, इधर भी रब कर दिया, लास्ट लाइन मत रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम टाइप 4। टाइप 4, when double bond is in conjugation with,
when double bond is in conjugation with when double bond is in conjugation with और मुझे नोट्स लिखवाने थे क्या अच्छा हर पार्ट के बाद अच्छा मेघला जी वो तो मतलब मुझे लगा कि आपका कभी कोई इलॉजिकल डाउट होगा कुछ ऐसा तो वहां पे कुछ बातें लिखवा दूंगी पर किसी ने मुझसे ऐसा कोई डाउट नहीं पूछा कि मुझे लगा पुरानी बातें याद नहीं है तो इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ मैं भी एक एक लाइन का कोई नोट मेरे को याद है क्या पर मैंने सोचा था कभी कोई पूछ ले भैया लोन पे है नेगेटिव चार्ज है कुछ ऐसी बात पूछे फॉर्मल चार्ज की बात पूछ ले मोर स्टेबल लेस स्टेबल की बातें पूछ ले तो मोर स्टेबल में मैंने एक जनरल आइडिया भी आपको दे दिया है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो मोर स्टेबल होता है इसलिए मैं वो सब बातें भी लिखवा नहीं रही हूँ मैं लास्ट में जरूर लिखवाऊंगी लास्ट में तो लिखवानी है मेरे पास एक थ्योरी में वो ठीक है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन or unpaired electron. Double bond is in conjugation with free radical or unpaired electron, comma ये वाला एरो आधा एरो दिस एरो indicates movement of electron. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसका सबसे पहला सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख लो बहुत इसमें तो कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं आपको समझ में आ जाएगा अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी फ्री रेडिकल से टूटना पड़ेगा तो ये ऐसा आधा और ऐसा आधा शो करते हैं आधा इलेक्ट्रॉन इधर मतलब ये वाली बॉन्ड जो है ये वाली बॉन्ड जो पाई बॉन्ड टूटेगी वो आधी इधर गई आधी इधर गई तो जब वो आधी इधर जाएगी तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ठीक है और इसको हम रेजोनेंस कैसे शो कर सकते हैं ठीक है पार्शियल डॉट चेक कर लो आप एक बार ठीक अभी एक आप बनाओ शांति से बनाना अब तो आई क्या होगा बनाओ उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आगे कौन सा सिंबल बना है कहां पे भाई फ्री रेडिकल अच्छा ये आधा एरो है बेटा अभिजय दिस इज हाफ एरो जैसे शो करते ना मैं से आधा एरो मतलब जैसे पूरा एरो ऐसा होता है ना बेटा ऐसा और ऐसा पूरा एरो तो हम इसको आधा तोड़ दें ऐसा हाँ वही बता रही बेटा ये जो होता है ना ये पूरा अभिजय ये पूरा एरो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन शो करने के लिए और मैं अगर इसको इतना रब कर दूं तो ये कितना एरो बच जाएगा बेटा आधा एरो सॉरी तो ये हाफ एरो शो किया ठीक है
हाँ भाई, तन्मय पोरवाल छोटी सी गलती है, बस तुमने जहां पार्शियल पॉजिटिव बनाया ना वो पार्शियल डॉट डॉट बना दो। अन्वेषा जैन एब्सोल्युटली करेक्ट, तुमने सारे स्ट्रक्चर परफेक्टली करेक्ट बनाया, ठीक है ना, सारे के सारे सही, बहुत सिंपल है। अब तो आई क्या होगा सबको बेटा, ड्रॉ करना, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ उसको, ये आधा इधर जाएगा, ये आधा इधर टूटेगा, आधा आधा टूटेगा, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बेटा, ये और ये डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या जाएगा बेटा, डॉट, फिर ये आधा इधर जाएगा और ये आधा इधर जाएगा, ठीक है। फिर ये और ये ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड CH2, डॉट किधर आ गया, नीचे। फिर नेक्स्ट में ये आधा इधर जाएगा और ये आधा इधर टूटेगा और ये आधा इधर टूटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आधा इधर टूटेगा और ये आधा इधर टूटेगा, नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, ये CH2 फ्री रेडिकल। फाइनली मेरे पास क्या जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस टाइप से, और रेजोनेंस हाइब्रिड में सिंपली क्या ड्रॉ कर दो, पार्शियल डॉट पार्शियल डॉट पार्शियल डॉट पार्शियल डॉट, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सिंपल है। फ्री रेडिकल कार्बन को नेगेटिव चार्ज दिया बेटा, क्योंकि क्लोरीन ने की लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन किया, तो वो अनस्टेबल नहीं होगा बेटा, वो क्लोरीन की लोन पेयर का कॉन्जुगेशन था अब्दुल, ठीक है ये वाली बात। अनुष्का जाट एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया है, परफेक्टली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। प्रांजल बिल्कुल सही है बेटा, सारे सही है, परफेक्टली करेक्ट प्रांजल। कौस्तुभ सही है बेटा, परफेक्टली करेक्ट है सारे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फ्री रेडिकल का तो इसलिए अब आ भी जाएगा तुमको, क्योंकि अब तुमने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बनाना सीख लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा तुमको, ठीक है। खुशी जैन परफेक्टली करेक्ट है बेटा। अपूर्वा बंसल सही है, चले आगे चले हम, इसमें तो कोई खास बात बची नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला वाला अगेन, अगला वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वाले की दिक्कत देखिए वो दिखता नहीं और वो होता है, तो अगला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति से पढ़ लेना। इसमें 2 एग्जांपल है, लिखना ड्रॉ करना ही जाता है, क्योंकि इट इज सेम टू सेम एज पॉजिटिव और नेगेटिव, बनाने का कुछ खास है नहीं इसमें, और इतना बहुत ज्यादा यूज वाला भी नहीं है, मतलब ठीक है, इतना दिखता नहीं। टाइप 5 लिखो क्या होती है, हाँ तनिष्क सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली करेक्ट है तनिष्क। अब देखो उधर बोर्ड पे, टाइप 5 लिखो, पहले थ्योरी लिखो टाइप 5 में। when empty orbital is in conjugation with lone pair, when empty orbital is in conjugation with a lone pair, or lone pair is in conjugation with, or lone pair is in conjugation with positive charge. Positive charge. Important point है कि if lone pair of an atom is involved, if lone pair of an atom is involved in conjugation, if lone pair of an atom is involved in conjugation, then
its hybridization become sp2, then its hybridization becomes sp2। भावनाओं को समझो और बहुत शांति से समझो। अभी स्ट्रक्चर समझने के पहले हम इस कहानी को समझ लेते हैं। फिर से इस कहानी को समझने के पहले जो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट में लिखवाई है, नोट है वो जनरल इंफॉर्मेशन है, उसका एज सच रेजोनेंस से कोई डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, एक जनरल सी बात है। कभी भैया कोई भी आइटम की लोन पे अगर कॉन्जुगेशन में चली जाती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, उसका इस पर्टिकुलर केस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई आइटम है या क्वेश्चन है जिसको हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था। याद है मैंने बोला भी था मेघला जी की मैं नोट्स में लिखवाना चाह रही हूँ, पर किसी ने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो एक बात तो ये अब आगे इंपॉर्टेंट, देखो कैसे आप कनेक्ट करते हैं इसको। अगर मुझसे कभी कोई ऐसे स्ट्रक्चर देगा CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ भी ऐसा रैंडम मुझे किसी ने स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि भैया इसमें एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना कमेंट करेंगे? sp3 बोलेंगे बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो डेफिनेटली इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा? sp2। और अगर कोई मुझे इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? कितना है? sp2। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। क्योंकि ये कार्बन कॉन्जुगेशन में इसकी कोई बॉन्ड या कुछ भी कॉन्जुगेशन में नहीं गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा? sp3। अब बात को, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, यहाँ पर इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये भी कार्बन का नेगेटिव, ये भी कार्बन का नेगेटिव, ये sp2 क्यों हो गया? क्योंकि इसकी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर जो भी है वो किस में चली गई है बेटा? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में जाने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3 से अब sp2। ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन हमने किया भी था, याद है? अगर मान लो कोई मुझे ये क्वेश्चन बोलता और कोई मुझे ये क्वेश्चन बोले, कोई शरीफ आदमी मुझसे पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगी sp3। और कोई मुझसे पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन में बोलूंगी sp3। ठीक है। लेकिन अगर अब कोई मुझसे बोले इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो याद है हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आ जाएगा? sp2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आ जाएगा बेटा? sp2। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सिंस ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला गया, इसलिए इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से कितना हो गया? sp2। क्यों हो गया sp3 से sp2? क्योंकि किसमें चला गया बेटा? कॉन्जुगेशन में। बात को समझो, ये कॉन्जुगेशन में चला गया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया नेगेटिव चार्ज का? sp3 से sp2। और इस O पर भी डबल बॉन्ड है, तो बाय डिफॉल्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2। अब अगर कोई इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछ ले, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, और अगर ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। जब भी कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगी, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम बिकम्स sp2। अगर लोन पेयर जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो अच्छे से और प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल आप भी कुछ एग्जांपल लिख लो, और इसके नीचे ये एग्जांपल भी लिख लो। कभी इसके जगह ये CH3 CH2 हो छोटा, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता बेटा? sp3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता, समझ रहे हैं आप बात को? और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया बिकॉज़ लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है? sp2। जल्दी से फटाफट नोट करो, क्यों हो जाता है ये समझ रहे हैं आप? क्यों हो जाता है एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। देयर इज रीजन बिहाइंड दैट, ऐसी हवा में नहीं याद करना है भैया। ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगी तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ही उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा? sp2। चेक कर लो आप एक बार, कोई डाउट हो तो। आयुष सिंह लेफ्ट साइड वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है क्या? मैं हट जाती हूँ थोड़ा साइड में, देखो जरा, आप दिख रहा है दिख रहा?
हो गया? एग्जाम्पल लिख लिया? क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस करेंगे वो भी बहुत अच्छे। मैम आप 12:30 से 4 के बीच में लेक्चर्स रख दो प्लीज। वो इसका लॉजिक नहीं नहीं कौस्तुभ दास, तुम और मैं कितना भी डिस्कस कर ले, जो सर को करना है सर करेंगे, सर सुनते नहीं किसी की। सॉरी वेरी वेरी मच, आई कुड नॉट हेल्प। शेड्यूल से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज में हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं सर के मैटर में। तुमको पता तो है, द ओनली 1% डिसाइडिंग एवरीथिंग। मैं तो तुम्हारी बात कम्युनिकेट कर सकती हूँ क्योंकि तुम डायरेक्ट नहीं बोल पाते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी बात बोल दी, और ये ऐसी बात बोलूंगी ना तो तुम्हारा तो पता नहीं है, तुम तो अपने घर में छुप के बैठे हो, मुझे जूते पड़ेंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाओ। भाई रब करूं? अभी तो क्वेश्चंस करने हैं भाई, अभी तो ये सिर्फ एग्जांपल रब कर रही हूं मैं। रब कर दूं? थ्योरी भी रब कर दे तो वो सारे क्वेश्चन एक बार में बोर्ड पे आ जाएंगे। थ्योरी तो लिखी ली होगी। ओ नो नो नो। अच्छा ओहो, कौस्तुभ दास सिंह पूरे दिन लेक्चर रख दो। बेटा जिस दिन बच्चे हैं ना इतने जूते मारेंगे ना, देखो ठीक है ना। कौस्तुभ ने सजेशन दिया कि पूरे दिन लेक्चर रख दो, 12:30 से 4 में भी रख दो। घर बैठ के आई थिंक तुम्हारी मम्मी ज्यादा परेशान होगी बेटा तुमसे। हाँ खैर, तुम कौस्तुभ दास हो, घर में रहोगे तो दिक्कत तो आती होगी। ठीक है चलो, जल्दी नोट करो, मैं रब कर रही हूँ फिर। है इससे मेरे को वो जरूर सी बात मुझे बोले। चलिए भाई चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए हम आगे बढ़े। मैं रब कर रही हूँ बेटा। ठीक है, एक मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको, फिर मैं लाइन से लिख रही हूँ, बाकी सारे आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, एक बस CH2 प्लस OMe। सबसे पहले तो रेजोनेंस देखना आना चाहिए क्या आपको, अपने पॉजिटिव चार्ज, क्या आपको पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है आपको रेजोनेंस? कॉन्जुगेशन हो गया, एक बॉन्ड के गैप पे दोनों ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली इनके बीच में क्या होगा, रेजोनेंस। ये अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देंगे, ये मेरे पास ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? फॉर्मल चार्ज। ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है ना, क्योंकि एक लोन पे कॉन्जुगेशन में गई, एक तो बची है। देखो जरा ध्यान से, हाँ या ना। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब आप ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड CH2OMe। यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली बात ये आ गया इसके पास। अब ध्यान से देखो, दिस वन इज वेरी स्टेबल। क्यों वेरी स्टेबल? बिकॉज ऑक्टेट इज व्हाट? कंप्लीट। हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जरा देखो तो सही इस कॉन्जुगेशन को, इस कॉन्जुगेशन में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले वाले स्ट्रक्चर में तो कार्बन पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज था, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखो, इट इज वेरी स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट। साला चार्ज ही नहीं बचा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चार्ज बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं पॉजिटिव चार्ज, ये तो फॉर्मल चार्ज है। अभी यहाँ पे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, एटम के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे 8, यहाँ पे हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज व्हाट हाईली स्टेबल। बात समझ रहे हैं? ये रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज हाईली स्टेबल।
अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होगी? यहाँ पे तो कार्बन की अभी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्मल चार्ज लोन पेयर के बीच में बनता है बेटा। इट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज, इट इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ये वाली बात अनुष्का जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है वो। चलिए अब आगे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप दिख रहा है आपको वेरी वेरी स्टेबल है, आपको सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। भैया ये देखना आना चाहिए क्योंकि ये कंपाउंड एक्चुअली हाईली स्टेबल कंपाउंड्स में से आएगा। ऑक्टेट इज व्हाट? कंप्लीट। और कई बार वो लोन पेयर बनाएंगे नहीं, लेकिन हमको अकल होनी चाहिए क्या लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। सल्फर के पास भी लोन पेयर होती है, दिखना चाहिए। यहाँ भी लोन पेयर है। डबल बॉन्ड पे वैसे तो पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, पर दिस इज अगेन वेरी वेरी स्टेबल, क्योंकि लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन दे देकर उसको क्या कर देगी बेटा? स्टेबलाइज। ध्यान से देखो, आगे जाके जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पढ़ते हैं और वहां बोलते हैं कि ऑक्सीजन की लोन पेयर के नीचे पॉजिटिव चार्ज आने के लिए मरता है साला, अपनी कुछ भी जान लगा देगा पूरी, लेकिन कुछ भी करके ऑक्सीजन की लोन पेयर के नीचे आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन की लोन पेयर के नीचे आएगा, चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही पढ़ते हैं कि भैया किसी भी लोन की कोशिश करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के नीचे आने की, पर रूल्स फॉलो करते हो, रूल्स तोड़ करने। ठीक है, तो ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों बहुत स्टेबल होता है? क्योंकि अभी यहाँ पर देखो कार्बन का ऑक्टेट कम। ठीक है, देखो जरा ढंग से, ये बाद में लिख लेना नोट्स में। In all the above cases, second resonating structure is highly stable. Because of octet complete, उसकी जगह नहीं पर तुम एडजस्ट कर लेना। Because of octet complete, because of complete octet, जो लिखना चाहो लिख लो। और ये तो चार्ज फॉर्मल चार्ज है, इससे ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है ना उसके, इससे क्या फर्क पड़ता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म, ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। फॉर्मल चार्ज था है, फॉर्मल चार्ज है ये। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट हो तो कहीं भी। फटाफट सारे ड्रॉ करो। परफेक्टली करेक्ट है दिपाशा जी। परफेक्टली करेक्ट। चलो जल्दी नोट करो, लास्ट टाइप बचा अपना टाइप 6, इसको भी कंप्लीट करेंगे आज अपन। फिर कुछ क्वेश्चन दे दूंगी अगर समय मिला तो, नहीं तो कल वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी अगर रेजोनेंस है ना। हाँ कल वाली क्लास में 2 क्लास और रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, फिर अपना 2 ज्यादा 3 ले लेते हैं अपन, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ड्रॉ कर ले बेटा, आगे बढ़ू। आप बोलेंगे तो मैं वेट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा। अच्छा, वेट कर लेते हैं। फोर्थ वाले के सेकंड वाले में, फोर्थ वाले के 1 2 3 4, फोर्थ वाले के सेकंड वाले में ऑक्सीजन का ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अबे ये कैसे हो गया? 8 ही तो है माता। ये देखो ना, 2 लोन पेयर होती है, इधर 1 लोन पेयर से डोनेट कर दी। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है भाई, ये स्ट्रक्चर है। हाँ 3 है, और ये 1 लोन पेयर डोनेट कर दी, 1 बची, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक कर लो बेटा, कोई गलती तो नहीं, आप चेक कर लो आराम से। अपने लास्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना चाहिए, आपने नेगेटिव लगाया है। नहीं नहीं, दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक है क्या? आराम से नोट कर लो, कुछ जल्दी नहीं, आराम से कर लो। चले आगे, जल्दी करो। चले, ड्रॉ कर लिया आपने। टाइप 6, टाइप 6 जो है वो ऐसा है कि वो एग्जैक्टली किसी किताब में आपको इस नाम से नहीं मिलेगा जिस नाम से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टाइप 6 जो है वो समझाने के हिसाब से हमने थोड़ी, मैंने थोड़ी सिंपल थ्योरी में उसको लिख दिया है, वो ऐसा आपको इस नाम से देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा, आपको बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इधर उधर इनडायरेक्ट वे में मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का रेजोनेंस होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस में देखना आना चाहिए, तो दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है ना। टाइप 6 को हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। एसिडिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिपेंड करेंगे, वो इतने नालायक लोग होते हैं, जब अच्छी बुक्स होती है उनमें मेंशन तो कहीं नहीं करते, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होता है उसमें शॉर्ट में लिख देते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा लिखते हैं। तब हम सोच में पड़ जाते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक में भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पढ़ते हो, जिसमें आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में, शायद अभी नहीं पढ़ा होगा कि वो जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, ओके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। किसी भी एक में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन, याद नहीं है वो पढ़ाया होगा कि डी एक्स वाई और अपने क्या कहते हैं डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और होते हैं डी एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे होते हैं। तो ये एक 2 हायर एनर्जी वाले होते हैं और 2 लोअर एनर्जी वाले होते हैं, 3 हायर में एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहते हैं डी ऑर्बिटल में, तो इसको भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं।
जब अपने ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है ना, उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर समझा रही हूँ, ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जैसी थ्योरी ऑर्गेनिक में आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक में जरूर मिलेगी। और आप अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना, ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सिर्फ मेरे कहने का इतना मतलब है कि क्या होता है। देखो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले थ्योरी लिखते थे फिर समझाती हूँ। इफ चार्ज इज delocalized, समझा रही पूरा अच्छे से, delocalized in vacant d orbital, if charge is delocalized in vacant d orbital then it is known as d orbital resonance। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से कंपाउंड आते हैं। कोई कभी आपको चलते फिरते पूछ लेते लोगों, तो आपको पता है कि मैंने कंपाउंड ए दिया है, इस कंपाउंड का नाम होता है, सुना है कभी, फ्लोरोफॉर्म, और एक कंपाउंड भी दिया है, इस कंपाउंड का नाम होता है, सुना है कभी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो बहुत कॉमनली सुना है हमने। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है, बेहोश करने के काम में आता है। मूवीज वगैरह में भी देखते हैं क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया, सॉर्ट ऑफ, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि मुझे इन दोनों कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो, क्या कंपेयर कर दो, एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ वर्ड याद आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम क्या बोलते थे कि H निकालो और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, याद आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक क्या आगे भी है, हमेशा यही कहानी है, H निकालो और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या कर लो बेटा, कंपेयर कर लो। आपने भी वही किया, वही करना भी वही है, गलत थोड़ी किया, वही करना है। आपने क्या किया, यहाँ से H निकाला, नेगेटिव चार्ज लगाया 3 फ्लोरीन, आपने कहा H निकालो, नेगेटिव चार्ज लगाओ 3 क्लोरीन। अब आप कहोगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। तो आपको मैंने क्या कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, आपको ये कहा गया है कि आप कंपाउंड से H निकालो और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या कर लो, कंपेयर कर लो। हाँ या ना बेटा, आपने भी इस क्वेश्चन में वही किया, नेगेटिव चार्ज H निकाला, नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आपने बोला फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, तो फ्लोरोफॉर्म क्या हो गया, मोर एसिडिक। ये गलत है, हाँ नोट मत करना कुछ भी। आपने कहा बिकॉज ऑफ माइनस आई किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, बिकॉज ऑफ माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन माइनस आई ऑफ क्लोरीन। माइनस आई लगने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज पे अगर हम माइनस आई लगाएंगे तो माइनस आई उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपने उस लॉजिक से कहा कि बिकॉज ऑफ माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ आई क्लोरीन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और ऐसा लिखते ही आंसर क्या हो गया, गलत। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है चाहे जहां इंडक्टिव नहीं लगाना है। अब क्या लॉजिक आया, स्टोरी में क्या चेंज आया वो समझने की कोशिश करो। पहले ये गलत कहानी समझ गए बेटा, हमको जब भी कोई दो कंपाउंड के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोलता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, H निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपने वही किया, H निकाला, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करी, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। बिकॉज ऑफ माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन माइनस आई ऑफ क्लोरीन, तो इसकी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए आपके हिसाब से ये अच्छा एसिड हो गया, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, गलत, क्योंकि स्टोरी इज रॉन्ग, गलत स्टोरी पे चले गए आप। इंडक्टिव इफेक्ट के पहले यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और हम जानते हैं कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस किसमें लगता है, वीक पाई बॉन्ड्स में। पर रेजोनेंस हो कहाँ रहा है, कहाँ दिखा रेजोनेंस, यहाँ तो कोई पाई ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन है ही नहीं। अरे है, आंखें खोल के देखो, दिखेगा पाई ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन, देखो कैसे दिखेगा। यहाँ पर तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। फ्लोरीन का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, क्लोरीन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल,
फ्लोरीन के पास कोई एमटीडी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन का वो क्या है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 2s2 2p5, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2p5 के बाद क्या 2d होता है? 2d नहीं होता है, इसमें कोई एंटी ऑर्बिटल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? -i। लेकिन वहीं आप मुझसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पर empty 3d ऑर्बिटल दिखेंगे। अरे थर्ड शेल बनते ही s भी बन गया, p भी बन गया और d भी बन गया। सेकंड शेल आते ही सिर्फ s और p आएगा, तो p में भी फिलिंग हो गई, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल पूरी तरीके से क्या है? खाली। और एम्प्टी d ऑर्बिटल होने के कारण नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किस में दे देगा? एम्प्टी d ऑर्बिटल में। आपने ही तो कहा d ऑर्बिटल, आपने क्या कहते हैं पाई ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल, उसमें क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। अब खुद ही बताओ, अगर इसने अपना नेगेटिव चार्ज इसके एमटीडी ऑर्बिटल में दे दिया तो चार्ज की तो शेयरिंग हो गई, और चार्ज की शेयरिंग हो गई एमटीडी ऑर्बिटल होने के कारण, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। अरे यहाँ तो खाली इंडक्टिव लगा था, मैंने बताया था ना इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है। अभी कहीं किसी अपने अड़ोस पड़ोस में बेचारे कोई चला गया, दुनिया से चला गया कोई, और वो यंग था, तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? जो खाली सिंपैथी देने के काम में आता है, ठीक है ना, सिर्फ सिंपैथी दे रहे सामने वाले को कि यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं इस बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं इस बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूं। और रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज नॉट शोइंग सिंपैथी, रेजोनेंस इज शोइंग कि यार तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो मैं पूरी कॉलेज लाइफ तक कंप्लीट कराऊंगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी वो 2 दिन के रोने गाने सिंपैथी से आएगी, या ज्यादा स्टेबिलिटी जो है लोड को शेयर करने से आएगी? वो तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन कराएंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, या सिर्फ 2 दिन तुम्हारे साथ बैठ के रोना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे दुख को या तुम्हारे बोलते हैं ना वर्कलोड को शेयर करने में क्या आएगी? ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर से बात समझो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है कि भाई इफ चार्ज इज डीलोकलाइज इन वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, उसको एक नया घर मिल जाता है, उसको एक नई जगह मिल जाती है, और इस नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मेरा दिया हुआ नाम है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप बुक्स में ढूंढेंगे आपको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए मैंने डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वर्ड यूज किया। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज अ डिफरेंट स्टोरी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पर बार बार मेरे को बहुत काम में आता है यार, मैं क्या नाम दूं, कुछ तो मुझे बार बार टाइप 6 टाइप क्या बोलूं, क्वेश्चंस में भी बहुत काम में आता है, क्वेश्चन में एसिडिटी बेसिडिटी कंपेयर करने के बहुत ज्यादा काम में आ जाता है, तो वहां पे समझाने के लिए मैं बार बार बोल देती हूँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो आप समझ जाना डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि भाई ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, मतलब जब भी कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इट विल शो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण चार्ज की क्या हो जाएगी? शेयरिंग। ठीक है, ये वाली बात अब फिर से रिपीट कर रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि आपके पास एक कंपाउंड है फ्लोरोफॉर्म, आपके पास एक कंपाउंड है फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बेटा आप क्या करते हैं? आप H निकालेंगे दोनों से, H निकालने के बाद दोनों के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जैसे ही आपने H निकाला तो आपके पास ये कार्बन आयन बना और ये कार्बन आयन बना। फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट तो शो कर रहा है, लेकिन क्लोरीन में रेजोनेंस भी दिख रहा है। और आप भी ये बात जानते हैं कि अगर कहीं रेजोनेंस दिख रहा है तो रेजोनेंस विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के कारण अपना नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल में शेयर कर देगा, एंड सिंस क्लोरीन इज एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड सिंस क्लोरीन इज एम्प्टी ऑर्बिटल, नेगेटिव charge is delocalized, and due to this resonance charge becomes more stable। इस रेजोनेंस के कारण चार्ज में क्या आ जाती है? मोर स्टेबिलिटी। और चार्ज अगर मोर स्टेबल होगा तो कोई मुझसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को करेगा तो डेफिनेटली क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की एसिडिटी फ्लोरोफॉर्म से क्या है? ज्यादा, क्योंकि हर जगह सिर्फ इंडक्टिव नहीं देखना है, समझ रहे हैं आप बात?
इंडक्टिव तो है तो अच्छी बात है, इंडक्टिव तो हमेशा ही होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या कहीं पर भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये दिखेगा नहीं, ये देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अभी लिखवा रही हूं मैं तुमको कि जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डायरेक्टली सीधा रिश्ता होना चाहिए, एक दो कार्बन के बाद होगा तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। एक बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 3D ऑर्बिटल लिखा है मैंने यहाँ पे 3D, क्योंकि इसी के साथ अच्छा होगा, क्योंकि ये 2D है, सॉरी सॉरी टंग स्लिप, ये 2p है, ये 3D है। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन या आयोडीन हो जाएगा तो फिर से ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2p 3D तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर हो जाएगा, 2p 4D 2p 5D उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन चलिए ये आगे की बातें हैं, समय के साथ सीखते हैं। अभी सिर्फ आप क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म पे फोकस करो। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में एक में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग रहा है, एक में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण इसमें क्या है? मोर स्टेबिलिटी। इसी कारण से ये कंपाउंड क्या होगा? फ्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में मोर एसिडिक। और सोचो बेटा, क्लोरीन में बिल्कुल सही बात है, खुद के लोन पेयर भी है, लेकिन क्लोरीन किसको दे? कार्बन के पास थोड़ी डी ऑर्बिटल है, समझ रहे हैं ना? उसके पास लोन पेयर है, रखिए उसके लोन पेयर पी ऑर्बिटल में, लेकिन वो क्या करे उस लोन पेयर का? वो लोन पेयर शेयर थोड़ी हो सकती है, समझ रहे हैं? ये तो नेगेटिव चार्ज किसके साथ शेयर कर रहा है? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के Mt3D ऑर्बिटल के साथ। क्लोरीन के लोन पेयर बेटा किसी के साथ रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकते ना। नेगेटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज कैसे रेजोनेंस शो करेगा? वो आप बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ रहे हैं। मैं दोनों चीज लिख देती हूँ, अभी एक नोट्स में 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगी ना, मैं दोनों बातें लिखवा दूंगी। पहले आप इतना नोट कर लो। टर्म पोलराइजेशन, पोलराइज मतलब मैंने पोलराइजेशन वर्ड का यूज कर लिया क्या? यहाँ तो डीलोकलाइजेशन मैंने यूज किया। पोलराइज मतलब चार्ज को फैलाना, समझ लो यार। हाँ अच्छा अच्छा, पोलराइजेशन मतलब चार्ज का आना, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए, बैक बॉन्डिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। आप मुझे 2 मिनट का समय दे, सॉरी 2 मिनट का समय दे, मैं आपको भी नोट में दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है और क्या बैक बॉन्डिंग होती है। पोलराइजेबिलिटी मतलब चार्ज को डेवलप करना बेटा, ठीक है ना? पोलराइज करना, पॉजिटिव नेगेटिव लाना, मतलब नॉन पोलर से उसको पोलर बनाना, चार्जेस डेवलप करना। ठीक है प्रथम जन? पूरी कहानी बोर्ड पे लिखिए, जो जो नोट करना है जल्दी जल्दी नोट कर लो। देखो कोई डाउट तो नहीं है?
आगे बढ़े, नोट कर लिया क्या जो नोट करना था? चलिए, थ्योरी लिखवानी है अब मेरे को कुछ, ठीक है? ये रब कर दो। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा कंसेप्ट लिख लिया आपने, अब थोड़ी थ्योरी लिख लो। इसमें थ्योरी है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसमें बस आपको देखना आना चाहिए कि जब भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी d ऑर्बिटल यू विल ऑब्जर्व देयर एम्प्टी d ऑर्बिटल। और ये बहुत ज्यादा काम में आता है एसिडिटी में साला। अभी वो तुमको ना ऐसे गंदे गंदे से स्ट्रक्चर दे देंगे वैसे, और तुमसे और ऐसे OH OH के साथ लिख देंगे, बोल देंगे बताओ भाई कि बोलते हैं ना अपने ज्यादा अच्छा कौन सा नेगेटिव चार्ज है, एसिडिटी किसकी ज्यादा है, तो कुछ भी पूछ लेंगे। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल अगर भूल गए और माइनस सही से देखना तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, निपटा जाओगे इसमें तुम, ठीक है? नोट थ्योरी नोट करते हैं इसकी। चलिए, नोट करो, नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट लिखो, नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बन, negative charge of the carbon will be delocalized, will be delocalized in all क्लोरीन एटम। मतलब ऑब्वियसली बात है ना, 3 क्लोरीन लगे तो तीनों के साथ डिलोकलाइजेशन होगा, तीनों में एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, ठीक है? इन ऑल क्लोरीन एटम, anion of CHCl3, anion of CHCl3 is most stable because of vacant 3d orbital, because of vacant 3d orbital, comma, which results in more dispersion of charge, more dispersion of charge, चार्ज की शेयरिंग ज्यादा हो गई ना, इसलिए वो क्या हो गया, स्टेबल, which results in more dispersion of charge, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, when a negatively charged species, इसलिए लिख रहे हो क्योंकि कार्बन ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी होगा चलेगा। when a negatively charged species is directly attached to an atom, having empty 3d orbitals, then d orbital resonance is observed, then d orbital resonance is observed, then d orbital resonance is observed, d orbital resonance takes place, कुछ भी लिख सकते हो आप। This is called back. यहाँ पे लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, ठीक है? This is called d orbital resonance, मतलब ये एक तरीके का रेजोनेंस है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो मैंने नाम दे दिया, बट एक तरीके का क्या है, रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस है, ये क्या है बेटा, बैक बॉन्डिंग है। होप सो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा हो।
ये तो डिपेंड यार, देखो आपको कोई बहुत अच्छा आदमी जिसको हमेशा डोनेट करने की आदत हो या कुछ ऐसे समझ लो, तो ये जरूरी थोड़ी वो हमेशा डोनेट ही करेगा, सामने वाले को देख के करेगा ना, या लेगा जो भी करना है, किसी को उधार दिए तो उससे लेना भी तो पड़ेगा ना। तो अभी यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, तो अकॉर्डिंग टू द मोर स्टेबल सिचुएशन, क्योंकि स्टेबल सिचुएशन के हिसाब से काम होता है ना, ज्यादा सही क्या है उस उन हालातों में ज्यादा सही काम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मोर स्टेबल सिचुएशन क्लोरीन अपनी लोन पेयर इसको देगा और ये लेगा, क्योंकि इसके पास कमी भी है और इसके पास है भी सही। देख लेते हैं ना कई बार मूड के हिसाब से कि भाई अब ज्यादा अच्छा क्या है सिस्टम के लिए, तो ज्यादा अच्छा सिस्टम के लिए क्या है, इसका देना और इसका लेना। लेकिन यहाँ पर अब ये इसको कैसे दे, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्स्ट्रा, तो इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देगा, किसमें देगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे ये लोन पेयर दे रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो दिस इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, दिस इज बैक बॉन्डिंग। सिचुएशन देखो, दोनों दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है और एक बैक बॉन्डिंग। कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो। आयुष कौन सा पॉइंट एक बार फिर से समझाओ बेटा, पॉइंट बता दो बेटा, कौन सा समझाओ? थर्ड, ओके ओके। बेटा जब भी हम, एक मिनट आयुष तुम्हारा पॉइंट समझाने के पहले मैं इनका पॉइंट समझा दूं, क्योंकि संजय जी बेटा जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं ना, भले इसके पास 50 लोन पेयर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग में खाली एक ही लोन पेयर चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो भी px होगा, py होगा, pz होगा, जिसमें भी देंगे उसी में देंगे, तो इसके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग में एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ठीक है वाली बात बेटा। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लोन पेयर है, स्टेबल है अनस्टेबल है, बेसिकली क्या होगा कि पैरेलल ओवरलैपिंग में जो होगा उतनी ही ऑर्बिटल में रेजोनेंस होगा। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में कैसे भेजेगा बेटा, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, भाई कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होता तो क्लोरीन अपने लॉन्ग पेयर के डी ऑर्बिटल में भेजता ना, यहाँ तो कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो कैसे भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही चीज होगी कि नेगेटिव चार्ज एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आयुष सिंह, जब पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे ले तो सकता नहीं है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इन अदर वर्ड्स ऑलरेडी ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोन पेयर उसको इलेक्ट्रॉन दे देकर स्टेबलाइज करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इधर देखो नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि भले इसके पास लोन पेयर हो, लेकिन साथ ही साथ इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो है, एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण ही ये नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किधर देगा, इधर दे। एक और बात मैं आपको लिखवा दूं, जरूरी है, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी यहाँ पर CH2 नेगेटिव है और कभी यहाँ पर CH2 है और कभी यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन का सिर्फ आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, माइनस साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सिर्फ तब शो करेगा जब ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज कैसे अटैच्ड हो बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड हो। अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगी तो फिर वहां पे कौन सा इफेक्ट आएगा, माइनस साइड इफेक्ट। हाँ वासु जायसवाल परफेक्टली करेक्ट है, मैं भी यही बात बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक में बिल्कुल यही बताया है कि क्लोरीन जो है अपने क्या कहते हैं, क्लोरीन जो है अपने ही डी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को रेजोनेंस होता रहता है, बिल्कुल सही है, यही एक्चुअल डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। और ऑर्गेनिक वाले डी ऑर्बिटल को मुझे कुछ तो नाम देना था कि मैं बार बार क्या लैंग्वेज यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा नाम दे दिया, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो ही करेक्ट कंसेप्ट है। कौन दोनों में? इन दोनों में, दोनों ही स्टेबल है यार, पर हाँ ऐसे देखा जाए तो ये वाला विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा, बस ये खत्म होगा ना टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, अब आगे एनर्जी और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है कि हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी, हाउ टू कंपेयर एनर्जी, वही आएगा बाद में, ठीक है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल पूछे तो जनरल नॉलेज वाली बात है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, तो ये वाला विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन। हाँ टाइप 5 को आप बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप 5 को बिल्कुल हम बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं अब्दुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है केशव, यू कैन रेफर, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा संभल के यार, उलझ मत जाना। वैसे तो अब रेजोनेंस
बस 1-2 क्लास और, एक बार एरोमेटिसिटी और हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, मतलब 1-2 तो नहीं, 4-5 क्लास और, फिर आप कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है रेजोनेंस से रिलेटेड। किसी का और कोई डाउट रह गया है क्या? क्लियर है सबको सारी बातें? और चेक कर लो एक बार अच्छे से, तीनों पॉइंट्स में से कोई और डाउट रह गया है क्या? क्योंकि अब बस आज के लेक्चर को हम यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कल हम वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, हम स्टेबिलिटी के कंसेप्ट और वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अगली बात, एक आधे घंटे का ब्रेक है आपके पास, फटाफट नाश्ता कर लो, वॉशरूम चले जाओ, फिर वापस फटाफट आ जाओ, क्योंकि क्लास रहेगी, सरफेस की क्लास रहेगी। कल मैंने शेड्यूल बता दिया था, हाथ से आपकी 5 क्लास है, सुबह 8:30 से 12:30, अभी नेक्स्ट क्लास 10:30 से 12:30 है, सरफेस की क्लास है विजय सर की, और उसके बाद शाम में आपकी 4 से 9 में 3 क्लासेस रहेंगी। एक क्लास 4 से 5:30 विजित सर की रहेगी, फिर 5:30 से 7 बायनोमियल की रहेगी, और 7 से 9 जो है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास रहेगी। ठीक है ये वाली बात? चलिए, और स्टे सेफ, बी एट होम, घर वालों को भी घर से ना निकलने दे, उनको भी किसी काम में लगा दे अगर बोर हो रहे हो, ठीक है ना? और कोई भी घर के बाहर ना निकले भाई, अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है माहौल। ओके, चलो टेक केयर, मैं एंड कर रही हूँ इसको।